वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आप लोगों ने कुछ पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़े। पहले आपने कहा पॉइंट नंबर 1 में दैट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आप लोगों ने अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर में देखा कि आपके पास इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर क्या क्या हाइब्रिडेशन पॉसिबल हो सकती है और उस हाइब्रिड बनने के लिए आपके पास कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हाइब्रिडेशन चेक कर ली है और आपने ये भी चेक कर लिया है कि वहां पर कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद आपने कहा पॉइंट नंबर 2 में दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म जो कि आपके पास फर्दर बॉन्डिंग करते हैं लिगेंड्स के साथ। पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा आईओसी का और ओओसी का, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको आपने फर्दर इलेबोरेट भी किया और आपने देखा कि क्या कंडीशंस रहती है, आपके पास आईओसी कब बनेगा और ओओसी कब बनेगा। सबसे पहले आपने कहा कि अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है D0 से D3 तो आपके पास हमेशा क्या बनने वाला है, आईओसी बनेगा। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है D8 से D10 तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा, ओओसी बनेगा। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 के बीच में होती है तो वहां पर आपके पास आईओसी भी बन सकता है और आपके पास ओओसी भी बन सकता है। तो फिर आप लोगों ने कुछ कंडीशंस पढ़ी कि आखिर कब आपके पास आईओसी बनेगा, कब आपके पास यहां पर ओओसी बनेगा। तो वीबीटी ने आपके पास कहा कि आपके पास जो लिगेंड होता है उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि आपके पास यहां पर मेटल क्या क्या है। उससे पहले उसने कहा कि अगर आपके पास जो लिगेंड्स है, अगर आपके पास वो मोर कॉन्ट्रैक्टेड रहा तो वो करेगा बॉन्डिंग आपके पास एनडी ऑर्बिटल से। अगर आपके पास ये रहा लेस कॉन्ट्रैक्टेड तो वो बॉन्डिंग करता है n-1d ऑर्बिटल से। तो अगर आपके लिगेंड्स बॉन्डिंग कर रहे हैं एनडी ऑर्बिटल से, आपके पास बनने वाला है ओओसी। अगर आपके लिगेंड्स बॉन्डिंग करते हैं इनर ऑर्बिटल से तो आपके पास क्या बनने वाला है, आईओसी आपके पास बनने वाला है। फिर आपने कहा कि जो लिगेंड्स है उनका बिहेवियर बदलता रहता है। अगर आप जाओगे 3D सीरीज से 4D सीरीज के अंदर, 5D सीरीज के अंदर, तो आपके पास क्या होगा, लिगेंड्स का बिहेवियर चेंज होगा और 4D सीरीज और 5D सीरीज का मेटल आयन हमेशा क्या देने वाले हैं, आपको आईओसी ही देंगे। साथ में आपने कहा कि अगर आपके पास मेटल के ऊपर चार्ज भी इंक्रीज होता रहता है तो उस केस के अंदर भी आपके पास आईओसी के बनने के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास चार्ज बढ़ेगा तो आपके पास क्या हो जाएंगे, n-1d ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, तो आपके पास n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और आपके पास यहां बनने वाला है आईओसी कॉम्प्लेक्स। फिर आपने कहा कि आपके पास जो आईओसी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बेसिकली लो स्पिन होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कोवलेंट होता है। जो आपके पास ओओसी होते हैं वो आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका नेचर आपके पास क्या होता है, आयनिक होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से वीबीटी ने कह दिया कि ये आपके पास आईओसी है, ये आपके पास ओओसी है, कौन सा एक्सपेरिमेंट इसके पीछे किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। सो ये है आपका 15th लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने उनको देखा होगा। आपको भी सीरीज के अंदर ही पढ़ना है। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर के ऊपर आए हो, अभी तक आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको जाकर देख लो। उनको देखने के लिए आपको जस्ट जाना है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। आपको जस्ट उसको स्टार्टिंग से ऑन करना है, चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और बिल्कुल एडवांस लेवल के ऊपर हम लोग यहां पर जाकर खत्म करने वाले हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका 2 लेक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो वीबीटी के अंदर भी हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं कि जो वीबीटी है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो किस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर आपको दी गई थी। ऑफ कोर्स पहले एक्सपेरिमेंट रहा होगा, ऑब्जर्वेशंस आई होगी, उस ऑब्जर्वेशन के बाद ही आपको कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स या फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वो बताए गए होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आखिर अप्रोच क्या होती है आपके पास वीबीटी की। जिन्होंने वीबीटी को दिया है, हिटलर, लंडन, स्लेटर एंड पोलिंग, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे और उसके बाद कैसे यहाँ पर उनके इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को भी बताया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आपको यहाँ पर हेडिंग दिखी रही है, दैट इज अप्रोच टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी अप्रोच क्या रहेगी, तो इसकी अप्रोच को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो आप लोग। साथ में अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड के साथ, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। साथ में आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना वैल्यूएबल कमेंट भी जरूर छोड़कर जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई इस लेक्चर को। आखिर वीबीटी ने किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताया और कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स आपके सामने लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया होगा,
सबसे पहले आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसको लिया गया होगा। लेट्स से कि आपके पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपने ले लिया है, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बात करेंगे उसके बारे में अभी, लेकिन पहले क्या किया जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसका कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट की जो कैलकुलेशन है उससे आप ये निकाल लेते हो कि आपके पास इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल सेंटर है उसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसके बाद आप आईओसी बनने वाला है कि ओओसी बनने वाला है वो आप मिनटों के अंदर बता पाओगे। हम भी बताने वाले हैं उसको देखकर, लेकिन पहले जरा जान लेते हैं कि आखिर ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है या फिर किस इंस्ट्रूमेंट से आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हो। तो सबसे पहले आपके पास यहां पर होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, आपका कॉम्प्लेक्स लिया जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट को ऑब्टेन किया जाता है थ्रू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आपके पास एक बेसिकली तरीका होता है जिससे आप उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का या फिर किसी भी चीज का आप मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हो। अब मैग्नेटिक मोमेंट कौन से कॉम्प्लेक्स रखते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स नहीं रखते हैं, या फिर कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक मोमेंट को रखता है, कौन सा नहीं रखता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बस आप लोग सुनते रहिए। जो आपके पास यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है गोए बैलेंस, राइट। आप लोग इस गोए बैलेंस का यूज करते हो। ये आपके पास बेसिकली एक डिवाइस होता है जिससे आप लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, एंड इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल विल बिकम मैग्नेटाइज इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आपने किसी भी मटेरियल को लिया, जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ भी हो चाहे, आपने किसी मटेरियल को लिया, अगर इस मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये पर्टिकुलर मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो जाता है उसके मेजर को आप यहां पर कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ गोए बैलेंस। नाउ लेट्स से कि आपने क्या किया, आपने अपने कॉम्प्लेक्स को लिया, आपने गोए बैलेंस का यूज किया, आपने थ्रू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर लिया। जो भी कैलकुलेट किया होगा आपने उसको नोट डाउन कर लिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स को आने के बाद आप ये चीज बड़े इजीली बता पाओगे कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपके पास मेटल सेंटर है उसके पास कितने आपके पास यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं आपके इस डी ऑर्बिटल के अंदर। तो एक बार के लिए इमेजिन कर लेते हैं, लेट्स देखिए आपके पास जो मेटल सेंटर है उसके ऊपर क्या है, D6 की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपके पास D6 की कॉन्फ़िगरेशन आपके मेटल आयन के ऊपर है, आपने क्या किया, आपने इस कॉम्प्लेक्स को लिया, आप लेकर गए इसको गोए बैलेंस के अंदर, आपने वहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। अगर मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के बाद आपको ये पता चला कि आपके पास यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपको यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने हैं। कैसे पता चलता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन लेट्स से कि आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली आपके डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस टाइप से ही रही होगी। 2 आपके पास रहेंगे यहां पर, उसके बाद आपके पास होने वाले हैं 4 सिंगली अनपेयर्ड आपके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और अगर ऐसा है तो आपके पास n-1d के अंदर कोई भी ऑर्बिटल यहां पर वैकेंट नहीं है, तो ऑफकोर्स आपके पास क्या होगा, आउटर वाला डी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि आउटर वाले 2 डी ऑर्बिटल, एक आपके पास 3 आपके पास यहां पर रहने वाले हैं p ऑर्बिटल, राइट। 2 रहेंगे आपके पास nd वाले, 3 रहेंगे ये p वाले, एक आपके पास रहेगा ये ns वाला। तो आपके पास यहां बन जाने वाले हैं 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स का अगर आपने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया और उसने आपको बताया कि आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप इस D6 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करोगे भाई, आप यहां पर कर दोगे उसको इस तरीके से, ये भी आपके पास पेयरिंग में है, ये भी पेयरिंग के अंदर है, ये भी पेयरिंग के अंदर है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा है कि आपके पास कोई भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप उसकी फीलिंग कुछ इस तरीके से ही कर सकते हो। अगर आपने उसको ऐसे किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर 2 आपके पास यहां पर n-1d की ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, तो 2 आपके पास यहां से मिल जाएंगे आपको, एक रहा आपके पास ns का, 3 आपके पास यहां पर रहेंगे np के, तो आपके पास यहां बन सकता है D2sp3, और आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पर एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिलता है कि आपके उस कॉम्प्लेक्स के जो मेटल सेंटर है आपके पास, उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, उसके हिसाब से आप लोग डी ऑर्बिटल के अंदर फीलिंग करते हो। फीलिंग करने के बाद आप चेक करते हो कि क्या आपके पास n-1d खाली है या फिर आपके पास nd खाली है। अगर nd खाली हुआ तो बनेगा आपके पास OOC, अगर n-1d खाली हुआ तो क्या बनने वाला है, IOC बनने वाला है। ये आपके पास एक बेसिकली अप्रोच होती है आपके
इस VBT की, तो हम लोग सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक करने वाले हैं, है ना। अलग अलग हम लोग लिगेंड लेकर चलेंगे, अलग अलग हम लेकर चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन, D4 लेकर चलेंगे, D5 लेकर चलेंगे, D6 लेकर चलेंगे, सब कुछ लेकर चलेंगे। लेकिन पहले हल्की सी बात कर लेते हैं कि आखिर ये मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली होता क्या है। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्टेन फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी जनरली डिटरमाइंस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पर पता चलता है कि आपके पास यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी गेट द आइडिया दैट विच d ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अगर आपके पास यहां पर करने वाला है इनर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, तो आपके पास बनेगा IOC यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास यहां पर आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो आपके पास यहां बनने वाला है OOC यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली आपके पास क्या होता है, उसकी एक बेसिक डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है, और इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र भी किया था क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ते वक्त, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ VBT। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने इसके हर एक चीज को प्रूफ भी किया हुआ है थ्रू वेव फंक्शंस, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। क्वांटम केमिस्ट्री आपका बेस होता है आपकी केमिस्ट्री का। अगर आपने उस चैप्टर को समझ लिया तो बाकी चैप्टर्स को समझना आपको बहुत इजीली हो जाएगा, बड़े इजीली आप बाकी चैप्टर्स को समझ पाओगे अगर आपने एक बार क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ लिया। तो क्वांटम केमिस्ट्री के जो आपके पास 4 यूनिट्स आपके CSIR नेट के सिलेबस के अंदर है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 मैंने कंप्लीट कराया हुआ है विद ऑल द PYQs, राइट। सारे के सारे PYQs भी हमने वहां पर किए हैं, चाहे वो नेट के हो, गेट के हो या फिर IIT जैम के हो। IIT जैम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 को कंप्लीटली फॉलो करना है। अगर आप लोग गेट एग्जाम की या फिर CSN की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 2, 3 और 4 को भी देखना है। IIT जैम वाले सिर्फ देखेंगे यूनिट नंबर 1 को, और जो आपकी तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट की और गेट की, उनको यूनिट नंबर 2 भी देखनी है, 3 भी देखनी है और उसको 4 भी देखनी है। अगर आपने ये 4 यूनिट्स कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद कोऑर्डिनेशन को पढ़ने में एक अलग ही मजा आपको आने वाला है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लेक्चर्स के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन वो लेक्चर्स काफ़ी कंसेप्चुअल है, आपको सबको समझ में आएगा। बस आप उस सीरीज़ को देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई? द मैग्नेटिक मोमेंट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ ए मैग्नेट और अदर ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि आपके पास जो मैग्नेट होती है, राइट, ये आपके पास लेट्स से कोई मैग्नेट है, इसमें आपके पास क्या होते हैं भाई? 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और आप यहाँ पर इस तरीके से बनाते हो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी आप लोग यहाँ पर बनाते हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एक मैग्नेट है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो चाहे वो मैग्नेट हो या फिर कोई भी आपके पास एक ऐसा मेटेरियल हो जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, उसके पास भी क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं? तो वो ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाले हैं जिसके पास चार्ज भी होता है, राइट, जिसके पास चार्ज भी होता है, जिसके पास मास भी होता है, और साथ में वो रोटेट भी कर रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास कुछ चार्ज है, जिसके पास कुछ मास है, और वो साथ में रोटेट भी कर रहा होता है, तो वो डेफिनेटली एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और उसके पास भी क्या होती है? एक अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हो, यानी कि क्लास 11th क्लास 12 से आप लोग पढ़ते हुए आए हो कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम सही पर इसका कुछ ना कुछ मास भी होता है, साथ में वो अपनी ऑर्बिट के ऊपर स्पिन भी करता है, और साथ में वो एक ऑर्बिटल के अंदर भी आपके पास स्पिन करता हुआ जाता है, यानी कि रोटेट करता हुआ जाता है। ऑर्बिट के अंदर भी रोटेट करता है और अपनी खुद की एक्सिस के ऊपर क्या करता है? वो स्पिन करता हुआ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, चार्ज भी है, और वो रोटेट भी कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आपके पास कोई खुला पड़ा हुआ तो नहीं है, ये आपके पास कहाँ पर होने वाला है? मेटल के पास होंगे। तो मेटल के पास आपके पास लेट्स से कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। अगर आपके पास कॉन्फिगरेशन D4 है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले आपके पास और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप फिल करोगे यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना, 3p6। तो आपके पास अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, अगर आपके पास कोई एक 1s ऑर्बिटल है और इसमें आपके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक रहेगा अप स्पिन के अंदर, दूसरा रहेगा आपके पास डाउन स्पिन के अंदर। तो अप स्पिन वाले के पास भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसके पास भी होता है, और क्योंकि इनकी स्पिन बिल्कुल अपोजिट होती है तो यहां पर जो इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। यानी कि अगर आपके पास ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उसका आपके पास कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर। इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हो। अगर आपके पास किसी एक ऑर्बिटल के अंदर
दोनों आपके पास इलेक्ट्रॉन है, अप स्पिन वाला भी डाउन स्पिन वाला भी, तो ये दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ ही जाने वाले हो मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप यहाँ पर ना तो 1s2 की बात करोगे, ना ही 2s2 की बात करोगे, ना ही 2p6 की बात करोगे, ना ही 3s2 की बात करोगे, ना ही 3p6 की बात करोगे। लेकिन आपके पास यहाँ पर जो 3d4 होता है आपको इसकी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस 3d4 के अंदर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और अगर आपके ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो मास भी है, चार्ज भी है, वो रोटेट भी कर रहा है, तो वो आपके पास अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। हालांकि अगर आपके पास यहाँ पर ये 1s2 है, इसमें आपके पास ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, लेकिन क्योंकि इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एक दूसरे के अपोजिट होती है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा, या फिर आपके पास जो ऑर्बिटल के अंदर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको भी मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कंसीडर करने वाला नहीं हूं। तो आखिर ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आप लोग कैसे निकालते हो? एक आपके पास होता है फॉर्मूला तो आपने जरूर देखा होगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? म्यू टोटल इज इक्वल टू GJ अंडर रूट ऑफ J इंटू में J+1। यहाँ पर ये J आपके पास क्या है? टोटल मोमेंटम। यहाँ पास कैसे निकलता है? आप निकालते हो इसको L+S करके। आई होप कि आपको पता हो। L आपके पास क्या होता है भाई कि आपके पास ऑर्बिटल के आप बात करते हो, S आपके पास क्या है? आप स्पिन के मोमेंटम की बात करते हो। तो आप ऑर्बिटल मोमेंटम को और स्पिन के मोमेंटम को ऐड करो, आपस क्या निकल जाएगा? यहाँ पर टोटल मोमेंटम भी आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो आपके पास इस म्यू टोटल में दो चीजें हैं। एक आपके पास क्या होगा भाई? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। आपका वो जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह जो मैग्नेट बन रही है, राइट। और साथ में आपके पास यहाँ पर होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते करते वो अपनी एक्सिस के ऊपर भी तो स्पिन कर रहा है, तो वहां से क्या बनने वाला है? पास वहां बनने वाला है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। और आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो म्यू टोटल, यानी कि आपने यहाँ पर ऑर्बिटल वाले को भी इंक्लूड किया है और आपने यहाँ पर स्पिन वाले को भी इंक्लूड किया है। फॉर्मूला आपके सामने है GJ अंडर रूट ऑफ J इंटू J+1। अब इस फॉर्मूले में आपके पास यहाँ पर जो GJ होता है, राइट, इसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो भाई? फॉर्मूला होता है इसका आपके पास 1 प्लस आपके पास यहाँ पर रहेगा S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1 प्लस J इंटू J+1 डिवाइडेड बाय 2J इंटू J+1। ये फॉर्मूला आपको एज सच याद होना चाहिए। इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले भी आए हुए हैं और आपको इसको याद भी करना है। अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री देखा होगा तो मैंने आपसे वहां पर एक चीज़ कही थी जब मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ VBT और MOT का भी आप लोग क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट पढ़ सकते हो, मैंने कवर करा दिया है। तो वहां पर आप लोग कह रहे थे कि अगर आपके पास जो Z होता है वो अगर आपके पास लेस देन 30 होगा या फिर आपके पास जो Z है वो ग्रेटर देन 30 होगा तो उस केस में आप मैग्नेटिक मोमेंट को अलग अलग तरीके से निकालते हो। ये बेसिकली आपको VBT ने ही बताया था। VBT ने कहा अकॉर्डिंग टू VBT अगर आपके पास एटॉमिक नंबर Z 30 होता है या फिर 30 से कम होता है तो आप यहां पर इक्वल टू भी लगा सकते हो। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 30 होता है या फिर 30 से कम होता है उस केस में आपके पास क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट जनरली क्वेंच्ड, यानी कि वो आपके पास यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर आपके पास Z की वैल्यू 30 से कम होती है यानी कि आपके पास यहां पर मेटल कौन सा होगा? 3D सीरीज का आपके पास ट्रांजिशन मेटल होगा। तो उस केस में क्या होगा भाई? इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाते हैं? जनरली क्वेंच्ड हो जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास यहां पर Z की वैल्यू 30 से ज्यादा होती है तो उस केस में आपके पास क्या होगा? स्पिन ऑर्बिट के बीच में कपलिंग होती है तो आपके वहां पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को भी लेकर चलना पड़ेगा और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर आपके पास Z लेस देन 30 है या फिर इक्वल 30 है तो उस केस के आपके पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पार्टिसिपेट करता है, वहां पर आपके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास यहां पर Z 30 से बड़ा होता है यानी कि आपके पास यहां पर क्या है? 4D सीरीज का या फिर 5D सीरीज का ट्रांजिशन मेटल है, उस केस में आपके पास यहां पर स्पिन के अंदर और ऑर्बिटल के अंदर कपलिंग होती है तो वहां पर आपके पास स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम भी आपके पास आएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम आपके पास आएगा और साथ में आपके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी साथ में आपके पास यहां पर आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो आपके पास जो होता है जनरल एक्सप्रेशन फॉर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज व्हाट? दैट इज म्यू टोटल इज इक्वल टू GJ इंटू में अंडर रूट ऑफ J इंटू J+1। इसके अंदर आपके पास स्पिन वाला भी है, इसके अंदर आपके पास ऑर्बिटल वाला भी है और जो आपके पास यहाँ पर ये होता है GJ, दिस GJ इज व्हाट? दिस GJ इज इक्वल टू 1 प्लस S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1 प्लस J इंटू J+1 डिवाइडेड बाय 2J इंटू J+1। फिर से लिखा हुआ है मैंने ये, तो आपको इसको डेफिनेटली याद करना है भाई, है ना। आपको इसको डेफिनेटली याद करना है और किसी भी बात को आपको
हल्के के अंदर नहीं लेना है। ये जो बातें आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर IIT गेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, और अगर क्वेश्चन गेट में आ चुका है तो नेट में तो कभी भी आ सकता है। तो प्लीज़ आप किसी भी बात को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ मैंने, इन केस ऑफ 3D डायमेंशनल मेटल कॉम्प्लेक्स इट इज कंसीडर्ड दैट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेंच्ड कंप्लीटली। वीबीटी ने कहा कि भाई ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्वेंच्ड हो जाता है, लेकिन CFT ऐसा नहीं कहता। CFT हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स वीबीटी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी तभी आपके पास CFT आता है। तो CFT कहता है कि अगर आपके पास Z की वैल्यू 30 से कम भी होगी तब भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करने वाला है, लेकिन वो कब करेगा? जब आपके पास जो T2G ऑर्बिटल है वो अनसिमेट्रिकली फिल होगा। हालांकि CFT को पढ़ेंगे बाद में, बट अभी ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास अगर Z 30 या फिर 30 से कम हुआ तो आपके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल क्वेंच हो जाता है अकॉर्डिंग टू VBT। CFT ऐसा नहीं कहती है। CFT कहती है अकॉर्डिंग टू CFT ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट इज पॉसिबल इन 3D सीरीज ऑल्सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ T2G ऑर्बिटल। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो होते हैं T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल, अगर आपके पास यहाँ पर ये T2G अनसिमेट्रिकली फिल होगा तो आपके पास ऑर्बिटल वाला भी कंट्रीब्यूट करने वाला है। व्हाट डू यू मीन बाय अनसिमेट्रिकल? या तो आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहे, ये क्या है आपके पास अनसिमेट्रिकल है। अगर आपके पास यहाँ पर 2 है, ये आपके पास क्या है अनसिमेट्रिकल है। अगर मैं यहाँ पर भर दूंगा 3 इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल हो गया। तीनों में आपके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास क्या हो गया सिमेट्रिकल हो गया। तो T2G 3 के अंदर आपके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन T2G 1 में करेगा, T2G 2 में करेगा, 3 में नहीं करेगा, लेकिन T2G 4 के अंदर भी करेगा और T2G 5 के अंदर भी करेगा आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूट। यानी कि अगर आपका T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल रहा, चाहे वो T2G 1 हो, चाहे वो T2G 2 हो, T2G 4 हो या फिर T2G 5 हो, उस केस में आपके पास ऑर्बिटल वाला भी कंट्रीब्यूट करने लग जाता है। अब CFT की बात बाद में करेंगे, वापस चलते हैं अपने VBT के ऊपर, जिसने कहा कि 3D सीरीज के अंदर तो आपके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। तो अगर करता ही नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगी L की वैल्यू सिंपली 0। सिंस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली क्वेंच्ड देयरफॉर L की वैल्यू क्या 0। J आपके पास क्या होता है L प्लस S। अगर आपके पास L हो गया 0, अब J क्या हो जाएगा सिंपली S। तो भाई वैल्यू को पुट कर दो, L को 0 पुट कर दो, J को आप S के बाद पुट कर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई GJ बन जाएगा 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस है L मैंने पुट कर दिया 0 और मैंने यहाँ पर J पुट कर दिया S के बराबर, तो क्या बन जाएगा ये प्लस का S इंटू S प्लस 1। नीचे क्या बन जाएगा 2J इंटू J प्लस 1 था, लेकिन J आपके पास S है तो क्या बन जाएगा ये 2S इंटू में S प्लस 1 बन जाएगा। इसको करो आप सोल्व, तो आपके पास यहाँ पर GJ क्या आने वाला है भाई 2 के बराबर आने वाला है। और अगर ऐसा है तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन वाला क्या हो गया, क्योंकि ऑर्बिटल आपने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, तो म्यू स्पिन ओनली आपके पास क्या हो गया भाई 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ S इंटू S प्लस 1। उसके बाद लेट्स से कि आपके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है हाफ, तो एक की स्पिन क्या हो गई हाफ। अगर आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा गया इस ऑर्बिटल के अंदर, दूसरा आपके पास यहाँ पर है, तो इसकी भी आपके पास रहेगी हाफ, इसकी आपके पास क्या रहने वाली है हाफ रहने वाली है। तो अगर आपके पास n अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी आपके पास स्पिन वैल्यू क्या हो जाएगी n/2 हो जाएगी। अगर आपके पास एक है तो एक ही आपके पास क्या हो गई हाफ हो गई। आपके पास अगर दो क्या हो जाएगी भाई हाफ प्लस हाफ। अगर आपके पास 3 से हो जाएगा भाई हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, राइट। ये आपके पास यहाँ पर क्या है दिस इज योर 2/2, दिस इज योर 3/2, यानी कि एक के लिए 1/2, 2 के लिए 2/2, 3 के लिए 3/2। तो n अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास स्पिन क्या हो जाएगी, यानी कि s की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई s विल बी इक्विवेलेंट टू n/2। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास रहेंगे यहाँ पर n अनपेड इलेक्ट्रॉन देन द s वैल्यू विल बी व्हाट n/2। n यहाँ पर क्या है कि आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इस s की वैल्यू को भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। भाई आपके पास ये s क्या है, बेसिकली s आप निकालते हो कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की आपके पास स्पिन की वैल्यू क्या है, राइट। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी आपस क्या हो जाएगी हाफ, इसकी भी हाफ, इसकी भी हाफ, तो आपस क्या बन जाएगा ये दिस विल बी 3/2। सिमिलरली अगर आपके पास रहेंगे n अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आपके पास उसकी s की वैल्यू क्या आ जाएगी दिस विल बी इक्विवेलेंट टू n/2। तो इस n/2 को मैं यहाँ पर कर देता हूँ पुट, तो क्या बन जाएगा आपके पास म्यू स्पिन ओनली विल बी इक्विवेलेंट टू
n इंटू एन प्लस टू, आप इसको पुट कर देखिएगा, ये आपके पास यहाँ पर क्या बनने वाला है, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 2 अंडर रूट ऑफ दिस विल बी n/2 इंटू में n/2 प्लस का 1, इसको आप करना 16 वापस का आने वाला है, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। यानी कि जस्ट आप लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पुट करोगे, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आप वहां से म्यू स्पिन ओनली को निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ स्पिन ओनली के लिए है। इसके अंदर आपने ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया, बिल्कुल कंप्लीटली क्वेंच कर दिया है, आपने उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है, क्योंकि आपने यहां पर एल की वैल्यू को 0 आप यहां पर लेकर चल रहे थे। अब एक क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं, जो आपके पास गेट 2008 के अंदर आया था। वीबीटी के आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, वीबीटी के खत्म होते ही मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी बात के ऊपर है, एक बार आ चुका है, आप इसको हल्के में ना लो, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पर करा देता हूं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, द एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, फर्स्ट रो यानी कि 3D सीरीज की बात कर रहा है, एंड दोज ऑफ लेंथेनाइड मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजुअली कैलकुलेटेड आर, ये बात कर रहा है लेंथेनाइड की और ये बात कर रहा है फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। तो फर्स्ट रो का आप कैसे निकालते हो और लेंथेनाइड का आप लोग कैसे निकालते हो, तो अगर 3D सीरीज की बात कर रहा है तो उस केस में आप यहां पर ऑर्बिटल वाले को कंप्लीटली क्वेंच्ड मान लोगे, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे, यानी कि 3D वाले को निकालते वक्त आप निकालते हो सिर्फ और सिर्फ स्पिन ओनली को, और लेंथेनाइड के अंदर आपको यहां पर ऑर्बिटल वाले को क्वेंच नहीं मानना है, आपको उसको कंट्रीब्यूशन लेकर चलना है। तो आप निकालोगे लेंथेनाइड के लिए स्पिन वाले को भी और ऑर्बिट वाले को भी, यानी आप निकालने वाले यहां पर म्यूजे को, यानी कि आप यहां पर स्पिन ऑर्बिटल को निकालोगे, और यहां आप लोग क्या निकालने वाले, सिर्फ और सिर्फ स्पिन ओनली को ही निकालोगे। अब पढ़ लेते हैं भाई इसकी स्टेटमेंट, है ना, सिंपल सिंपल सी स्टेटमेंट आती है आपके पास, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो आती नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ठीक होंगे तो क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से कर पाओगे। आपके पास यहां पर है स्टेटमेंट नंबर 1, म्यू स्पिन ओनली, दिस इज व्हाट एसओ, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिन ओनली को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू एसओ इक्वेशन, एसओ आपके पास क्या है, स्पिन ओनली फॉर बोथ लेंथेनाइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल गलत भाई, लेंथेनाइड के लिए तो आपके पास ऑर्बिटल वाला भी आएगा। सेकंड क्या है, म्यू एसओ इक्वेशन फॉर लेंथेनाइड, बिल्कुल गलत, लेंथेनाइड में आपको यहां पर ऑर्बिटल वाले को भी लेकर चलना है, तो आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। नीचे क्या है, म्यू एसओ इक्वेशन फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, सही बात है, एंड म्यू जे इक्वेशन फॉर लेंथेनाइड मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये आपके पास बिल्कुल यहां पर सही लिखा हुआ है। एक बार मैं डी को भी पढ़ लेता हूं, डी में क्या है, म्यू एल प्लस एस, एल प्लस एस बेसिकली क्या है, आप लोग यहां पर क्या लेकर चल रहे हो भाई, इसको लेकर चल रहे हो, ऑर्बिटल वाले को भी लेकर चल रहे हो और आप यहां पर स्पिन वाले को भी लेकर चल रहे हो। सो म्यू एल प्लस एस इक्वेशन फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात है। और नीचे लिखा हुआ है म्यू स्पिन ओनली इक्वेशन फॉर लेंथेनाइड, ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लेंथेनाइड के अंदर तो आपके पास ऑर्बिटल वाला भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपके पास बिल्कुल आराम से सही आंसर हो गया, और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है CSIR नेट एग्जाम के अंदर और IIT जैम के अंदर भी ये क्वेश्चन बड़े इजीली यहां पर वापस से रिपीट हो सकता है। अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बेसिकली जो मेजर जो आपके पास यहां पर कॉम्प्लेक्स है, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर हम पढ़ने वाले VBT को अलग से और पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल के अंदर भी VBT को अलग से। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर क्या, ऑक्टाहेड्रल की VBT। तो ऑक्टाहेड्रल की VBT पढ़ते वक्त आपने कहा कि आपके पास बन सकते हैं IOC भी और OOC भी। लास्ट क्लास में आप लोग देख चुके हो कि आपके पास अगर कॉन्फ़िगरेशन रही D0 से D3 बस हमेशा क्या बनने वाला है, IOC बनेगा, क्योंकि आपके पास यहां पर n-1d ऑर्बिटल आपके पास वैकेंट पड़ा हुआ होता है, तो अगर वो वैकेंट है तो वही पार्टिसिपेट करेगा। साथ में आपने कहा कि अगर आपके पास होता है D8 से D10 तो आपके पास हमेशा बनेगा OOC, क्योंकि अगर आपके पास D8 से D10 रहा तो उस केस में आपके पास n-1d आपके पास जो ऑर्बिटल है वो आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, यानी कि ND ही पार्टिसिपेट करेगा, और अगर ND पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपके पास बनने वाला है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास D4 से D7 हुआ तो इस केस में आपको IOC भी देखने को मिलता है और आपको यहां पर OOC भी देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और बात करते हैं कि कब आपके पास IOC बनेगा, कब आपके पास सिंपली OOC बनेगा। अगर आपने लास्ट के 2 लेक्चर देखे हैं तो आपको ये पॉइंट बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है D4, राइट, अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है D4 तो D4 को आप यहां पर इस तरीके से फिल करोगे अपने D ऑर्बिटल के अंदर, राइट। ये आपके पास क्या है, दिस इज योर मेटल सेंटर, राइट, दिस इज योर मेटल सेंटर। अब अगर इस मेटल सेंटर के ऊपर लीगेंड्स अगर अप्रोच कर रहे होंगे तो आप लोग देख चुके हो कि लीगेंड्स का जो बिहेवियर है वो 2 टाइप से होता है, या तो आपका लीगेंड बिहेव करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, या फिर वो बिहेव करने
करने वाला है एज ए वीक फील्ड लिगेंड। हालांकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की और वीक फील्ड लिगेंड की वीबीटी ने आपको कुछ भी नहीं कहा। वीबीटी ने क्या किया होगा, वीबीटी ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को लिया होगा, उसके डेटा को इकट्ठा किया होगा, उसके बाद उसने कहा होगा कि भाई ये लिगेंड पेयरिंग करवाएगा, ये लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाएगा। उसने इस तरीके से आपको बेसिकली बता दिया। लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड को भी लेकर चल रहे हैं और वीक फील्ड को भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इन द एंड तो हमको सीएफटी पढ़नी है और इन द एंड तो हमको क्या करना है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर सही आंसर को टिक करना है, राइट। तो चाहे आप वीबीटी यूज करो, चाहे आप सीएफटी यूज करो, चाहे आप कुछ भी यूज करो, आपका आंसर निकल जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो मैं साथ में यहाँ पर एसएफएल और डब्ल्यूएफएल लिख रहा हूँ, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, बट दिस इज द बिहेवियर ऑफ लिगेंड जो बदलता रहता है आपके मेटल सेंटर के साथ साथ। तो अगर आपके पास लिगेंड रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर फोर्स पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा भाई, इस वाले चला जाएगा ऑर्बिटल के अंदर, आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फोर्स पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। और इस फोर्स पेयरिंग की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास 2n-1d ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, जो कि क्या बनाएंगे भाई, फिर इस s के साथ, इस 3p के साथ क्या बना लेंगे, 6 बना लेंगे आपके पास d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसके अंदर आपके पास क्या करेंगे, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो बॉन्डिंग करेंगे, और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, फोर्स्ड पेयरिंग हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे। पहले आपके पास 4 थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग दिखा रहे हो तो 2 ही बच गए। अगर इनकी भी आपके पास पेयरिंग हो जाती तो क्या बचेंगे, आपके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं या फिर नहीं है, वो आप निकालते हो थ्रू मैग्नेटिक मोमेंट। तो वीबीटी पहले क्या करती है, हर एक कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करती है, फिर वो आपको बताएगा कि इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर फीलिंग करते हो, उसके हिसाब से आप बताते हो कि आपके पास आईओसी बनेगा या फिर आपके पास बनने वाला है ओओसी। तो अगर आपके पास लिगेंड का बिहेवियर होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, तो आपके पास पेयरिंग होगी, अंदर के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ऐसा है तो आपके पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो आपके पास म्यू स्पिन ओनली भी डिक्रीज होगा। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं तो स्पिन भी तो कम ही हो रही है भाई। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्या है, 1/2। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बनने वाली स्पिन भाई, 2/2 बनेगी। अगर 3 तो क्या बनने वाले पास, बनने वाली 3/2। तो जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, वैसे वैसे ही आपके पास म्यू स्पिन ओनली भी डिक्रीज होता है, और कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके पास बन जाएगा। लेकिन अगर आपके इस लिगेंड का बिहेवियर रहा वीक फील्ड लिगेंड, तो उस केस में आपके पास पेयरिंग नहीं होगी। जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो आपके पास बिल्कुल सेम रहेंगे। म्यू स्पिन ओनली आपके पास ज्यादा रहेगा, कॉम्प्लेक्स आपके पास होने वाला है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहां पर आपके पास एनडी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। आपके पास यहां बनने वाले हैं एनडी ऑर्बिटल रहेंगे 2, 3 रहेंगे एनपी की ऑर्बिटल, 1 रहेगा आपके पास एनएस का ऑर्बिटल। बन जाएंगे आपके पास यहां पर 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसके अंदर जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके जो लिगेंड है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करने वाले हैं, आपके पास बॉन्डिंग को शो करेंगे और बना लेंगे एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि ओओसी आपके पास यहां पर बना लेंगे। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, बेसिकली वीबीटी ने इसका नाम नहीं लिया था, लेकिन हम तो पढ़ने वाले हैं सीएफटी को भी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड वीबीटी के हिसाब से बेसिकली क्या रहा होगा, द बिहेवियर ऑफ लिगेंड, यानी कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू न्यूमरस कॉम्प्लेक्सेस एंड सेवरल जनरल कंक्लूजन वाज मेड। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ा होगा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्टडी की होगी, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के हमने क्या निकाले होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकाले होंगे, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन डायरेक्टली दे दिया होगा कि भाई ये वाले लिगेंड तो पेयरिंग करते हैं, ये वाले पेयरिंग नहीं करते हैं, ये वाला लिगेंड इसके साथ पेयरिंग करेगा, इसके साथ पेयरिंग नहीं करेगा। तो एक कंक्लूजन भी उसने वहां पर दे दिया। जैसे कि अगर आपके पास लेट्स से कॉम्प्लेक्स है, एक है आपके पास यहाँ पर कोबाल्ट NH36+2, एक है आपके पास यहाँ पर कोबाल्ट NH36+3, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास जो एक कोबाल्ट है दिस इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, और आपके पास यहाँ पर क्या है, ये दिस इज इन कोबाल्ट +2 ऑक्सीजन स्टेट। तो आपके पास जो लिगेंड है अमीन, जो आपके पास यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड आपके पास सेम है दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स को पहले गोए बैलेंस के अंदर भेजा गया होगा, वहां पर चेक किया होगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास यहां पर क्या आया होगा भाई, ज्यादा आया होगा, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स यहां पर क्या देखा मिला होगा कि आपके पास यहां पर क्या है, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपके पास भाई कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट का व्हाट इज एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, साइंस
टीचर वेरी क्रूशियल मांगे फेयर कॉपी। दिस इज योर 21, दिस इज योर 22, दिस इज योर 23, दिस इज योर 24, दिस इज योर 25, दिस इज योर 26 एंड दिस इज योर व्हाट 27। अगर ये 27 है दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन पर क्या रही होगी भाई 3D7 एंड 4s2, यानी कि आपके पास कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3D7 होती है एंड 4s2 होती है। अगर आपके पास यहाँ पर एक कोबाल्ट +2 के अंदर है दैट मीन्स क्लियरली मीन्स कि आपके पास जो 4s के इलेक्ट्रॉन है ये गायब हो गए, ये चले गए हैं, तो बचा क्या आपके पास बच गया यहाँ पर 3D7, यानी कि आपके पास D में 7 आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिनकी फीलिंग मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से एक बार दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर, 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 एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अगर आपने देखा होगा कि आपके पास यहाँ पर जो कोबाल्ट NH3 6+2 आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो आपने देखा होगा मैग्नेटिक मोमेंट, उसने आपको बताया कि आपके पास यहाँ पर क्या है 3 आपके पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर देखने को मिल गए तो उस केस में आपने क्या कहा होगा कि आपके पास यहाँ पर जो NH3 लिगेंड है इसने यहाँ पर कोई भी फोर्सफुल पेयरिंग नहीं दिखाई है। अगर पेयरिंग नहीं दिखाई है तो आपके पास यहाँ पर इसने कैसे काम किया है एज ए वीक फील्ड काम किया है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है कोबाल्ट जो है वो +3 के अंदर है। अगर कोबाल्ट आपके पास +3 के अंदर है तो आपके पास यहां पर क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन आपका D से भी जाएगा, तो यहां पर बस क्या आ गया भाई यहां पे पास आ गया है 3D6। तो आपके पास अगर यहां पर अब अमीन लिगेंड इसकी तरफ आएगा तो आपके पास यहां पर क्या हो गई है फोर्स पेयरिंग हो गई है, और फोर्स पेयरिंग की वजह से आपके पास यहां पर क्या हो गया अब 2n-1d के यानी कि 3D के ऑर्बिटल खाली हो गए हैं जो कि अब पार्टिसिपेट करेंगे इन ऑर्डर टू मेक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और आपके पास यहां पर क्या बनने वाला है ये आपके पास यहां बनेगा IOC एंड दिस इज व्हाट दिस इज योर OOC। लेकिन ये सब कंक्लूजन कैसे आया, ये सब कंक्लूजन आया पहले क्या किया गया, पहले मैग्नेटिक मोमेंट को ही कैलकुलेट गया। तो केम टू दिस कंक्लूजन आफ्टर मैचिंग द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी वैल्यू को निकालने के बाद ही कहा गया कि भाई इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर तो NH3 का बिहेवियर कैसा है एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड काम कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग पेयरिंग दिखा रहा है, फोर्स पेयरिंग दिखा रहा है, और यहाँ पर आपके पास क्या है वो एज ए वीक फील्ड काम कर रहा है, यहाँ पर उसने पेयरिंग को दिखाया नहीं है। तो एक कंक्लूजन कैसे आया होगा, ऑफ कोर्स पहले आपके पास एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। तो एक्सपेरिमेंट का डेटा भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, यहाँ पास क्या है D7 आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है। इस केस में आपके पास आया √15 बोर मैग्नेटोन। आपने देखा है कि अगर आपके पास यहाँ पर D7 है तो आपने उसकी फीलिंग कुछ इस तरीके से करी है, राइट। आपने यहाँ पर फीलिंग कुछ इस तरीके से की है। इसके पास क्या है 3 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपने चेक किया है कि आपके पास जो म्यू स्पिन ओनली है, क्योंकि आपके पास कोबाल्ट 3D सीरीज का है तो VBT ने कहा कि आपको यहाँ पर ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन लेकर नहीं चलना है। तो अगर आप ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लेकर चलोगे तो म्यू स्पिन ओनली इज व्हाट √n × n+2, n यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास यहाँ पर क्या है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास यहाँ पर म्यू स्पिन ओनली क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू √3 × 3+2, 3+2 इज 5, 5 × 3 इज 15, दैट मीन्स दिस विल बी इक्विवेलेंट टू √15 ऑफ बोर मैग्नेटोन। BM आपके पास यहाँ पर क्या होता है इसकी यूनिट होती है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आपके पास क्या आई √15 आई, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या आने वाली है भाई 0 आएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है कोई भी आपके पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कह दिया गया कि भाई यहाँ पर तो NH3 ने काम किया है एज ए वीक फील्ड और यहाँ पर इसने काम किया है एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन VBT ने क्या टर्म यूज की होगी, VBT ने कहा होगा कि इस कॉम्प्लेक्स में NH3 ने कोई भी फोर्स पेयरिंग नहीं दिखाई है। इस NH3 ने यहाँ पर फोर्स पेयरिंग को दिखाया है और क्या बनाया है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया है, और यहाँ आपके पास क्या बनाया है OOC बनाया है। वो तो बाद में CFT ने इनको कह दिया गया कि इस पर्टिकुलर लिगेंड का यहाँ पर बिहेवियर कैसा है एज ए वीक फील्ड लिगेंड का बिहेवियर है, यहाँ पर कैसा है एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बिहेवियर है। तो आपने देखा है कि लिगेंड अगर आपके पास सेम भी है, लिगेंड अगर आपके पास सेम भी है, मेटल भी आपके पास यहाँ पर सेम है, तब भी आपके पास जो लिगेंड है उसका बिहेवियर अलग अलग है। कोबाल्ट +2 के साथ अलग है, कोबाल्ट +3 के साथ अलग है। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर मेटल जो है अगर 3D सीरीज का हुआ, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक कोबाल्ट था, यहाँ पर +2 था, यहाँ पर +3 था, तो आपने देखा है कि +2 के साथ अलग अलग बिहेवियर दिखा रहा है, प्लस से अलग बिहेवियर दिखा रहा है, प्लस अलग बिहेवियर दिखा रहा है, यानी कि लिगेंड फॉलोज डिफरेंट ऑर्डर फॉर डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट फॉर 3D सीरीज। लेकिन अगर आपके पास मेटल होता है 4D का और 5D का, उस केस में आपके पास अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे लिगेंड क्या करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही काम करते हैं, यानी कि सेम ऑर्डर रहेगा फॉर ऑल ऑक्सीजन स्टेट, चाहे आपके पास ये +2 के अंदर रहे, चाहे +3 के अंदर रहे, चाहे +4 के अंदर रहे, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर आप लोग जाओगे 3D से 4D और 5D के अंदर, तो उस केस में आपके पास जो बाहर वाला ND ऑर्बिटल होता है वो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, रेडियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ बस क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं, तो
वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बॉन्डिंग के अंदर, तो लिगेंड कहेगा कि भाई मैं अंदर वाले से ही काम चलाऊंगा, यानी कि वहाँ पर आपका बनने वाला है हमेशा IOC ही बनेगा। और अगर ऐसा है तो आपके पास यहाँ पर लिगेंड काम करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही काम करेगा। तो अगर आपके पास मेटल 3D सीरीज का है तो 3D सीरीज के लिए आपके पास लिगेंड का ऑर्डर अलग अलग होता है। अगर आपके पास मेटल की ऑक्सीजन स्टेट आपके पास क्या होती है, अलग अलग होती है। हालांकि 4D में चाहे +2 हो, चाहे +3 हो, चाहे +4 हो, आपके पास सेम ही ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं आपको जरा वो ऑर्डर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर हुआ 3D सीरीज का मेटल आयन और आपके पास यहाँ पर स्टेट हुई +2 की, तो उस केस में आपके पास ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। हालांकि बाद में हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अलग से पढ़ने वाले हैं, ये उसी का ही छोटा सा टुकड़ा है। आपके पास यहाँ पर क्या है, I नेगेटिव सबसे कम, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, यानी कि पहले आपके पास क्या आएंगे, यहाँ पर हेलोजन्स वाले आने वाले हैं, ग्रुप 17 वाले आने वाले हैं। फिर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, दिस इज व्हाट योर नाइट्रोजन है, दिस इज योर ग्रुप 16, दिस इज योर ग्रुप 15, और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, पाई एसिड लिगेंड है। इस तरीके से आप यहाँ पर ग्रुप वाइज भी इसको याद कर सकते हो। ग्रुप 17 वाला है, फिर 16 वाला है, फिर 15 वाला है, फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, बेसिकली कार्बन आपके पास क्या होता है, यहाँ पर 14 ग्रुप वाला होता है, या फिर बोल सकते हो पाई एसिड लिगेंड होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर मेटल रहा 3D सीरीज का और उसके पास उसने स्टेट रही +2, तो उस केस में आपके पास यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ होती है वो आपके पास यहाँ पर होती है, यानी कि इस सीरीज के इधर वाले काम करेंगे एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इधर वाले काम करने वाले हैं एज ए वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि ये बनाएंगे आपके पास OOC और ये आपको बनाने वाले हैं यहाँ पर IOC। ये कर देंगे फोर्स पेयरिंग, ये आपके पास फोर्स पेयरिंग नहीं करेंगे। वहीं अगर आपके पास यहाँ पर स्टेट होती है +3 की, तो उस केस में आपके पास जो ये लाइन है ये हल्की सी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और H2O तक वो यहाँ पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर मैंने लाइन बनाई है बिल्कुल H2O के ऊपर, क्योंकि H2O का बिहेवियर भी अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया गया। अगर आपके पास यहाँ पर ये H2O कोबाल्ट +3 के साथ है तो उसने काम कर दिया एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन अगर यही H2O आपके पास यहाँ पर Mn+3 के साथ है या फिर Fe+3 के साथ है तो वो काम कर रहा है एज ए वीक फील्ड लिगेंड, चाहे वो H2O या फिर आपके पास क्या हो, ऑक्सलेट हो। तो अगेन बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेस पे सीरीज दी गई है, तो देखा गया होगा कि आपके पास अगर H2O लिगेंड कोबाल्ट +3 के साथ है तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो काम कर रहा है, यानी कि आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास क्या आ रहा है वो कम आ रहा है, म्यू स्पिन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर कम आ रहा है। आपके पास यहाँ पर क्या हो गई, पेयरिंग हो गई है। लेकिन अगर आपके पास यही लिगेंड है Mn+3 के साथ, Fe+3 के साथ, तो वहां पर वो काम कर रहा है एज ए वीक फील्ड लिगेंड, फोर्स पेयरिंग नहीं दिखा रहा है और उसका म्यू स्पिन ओनली ज्यादा ऑब्जर्व किया गया होगा। सीरीज को याद कैसे करोगे, पहले हेलोजन है ग्रुप 17 वाले, फिर H2O है ग्रुप 16 वाला, फिर NH3 है ग्रुप 15 वाला, फिर आपके पास क्या है, पाई एसिड लिगेंड है। पहले आपके पास यहाँ पर लाइन कहाँ पर आने वाली है भाई, आपके पास यहाँ पर लाइन आएगी NH3 और CN के बीच में, इधर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इधर वाले वीक फील्ड लिगेंड। फिर ये लाइन आपके पास हल्की सी कहाँ पर शिफ्ट हो गई है, हल्की सी लेफ्ट के अंदर शिफ्ट हो गई है, चली गई है H2O के ऊपर। अब ये H2O विद कोबाल्ट +3 एज बिहेव करता है एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इस चीज को याद रखना कि H2O विद कोबाल्ट +3 बिहेव करता है एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर बहुत बार आपके पास क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा। लेकिन अगर आप मूव करते हो +4 के अंदर तो ये जो लाइन है ये आपके पास बिल्कुल लेफ्ट के अंदर शिफ्ट हो जाती है और सभी लिगेंड क्या करते हैं भाई, एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही काम करते हैं। और अगर वो बात करते हो यहाँ पर 5D सीरीज की, 4D सीरीज की, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ऑलमोस्ट ऑल द लिगेंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये जो बेसिकली आपके पास ये ऑर्डर दिया गया था, ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डेटा की वजह से ही दिया गया होगा। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को मेजर किया गया होगा, अलग अलग लिगेंड के साथ, अलग अलग मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स को लिया गया होगा, वहां पर निकाला गया होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और फिर आपके पास यहाँ पर ये पूरा का पूरा चार्ट आपके सामने तैयार कर दिया गया होगा। तो ये थी आपके पास कुछ कहानी कि किस तरीके से VBT को अप्रोच किया गया है, कैसे VBT बताती है कि आपके पास क्या बनेगा, IOC बनेगा या फिर आपके पास क्या बनने वाला है, OOC बनेगा। अब कुछ और पॉइंट है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो फ्रॉम मेटल पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपने बात की यहाँ पर किसकी, लिगेंड की बात की है। मेटल के लिए आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि अगर आप लोग जाओगे 3D से 4D से 5D के अंदर तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास ND ऑर्बिटल है वो बहुत ही डिफ्यूज हो जाता है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग के अंदर। तो लिगेंड कहाँ पर जाते हैं, N-1D वाले के पास जाते हैं। व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द ND ऑर्बिटल्स गेट डिफ्यूज्ड एंड थस नॉट कैपेबल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, यानी कि 4D और 5D वाले नॉट एबल टू ओवरलैप एंड हेंस N-1D टेक पार्ट इन बॉन्डिंग एंड ऑलवेज फॉर्म IOC, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये भी आप लोग बोल चुके हो कि अगर आपके पास मेटल के ऊपर चार्ज बढ़ता रहता है, भाई चार्ज अगर बढ़ रहा है, +2 गए हो, +3 गए हो, +4 गए हो, +5 गए हो, तो ऑफकोर्स जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, N-1D ऑर्बिटल गेट्स मोर एंड मोर वैकेंट। अगर ये खाली हो ही रहा है तो N-1D ही पार्टिसिपेट करेगा। अगर ऐसा है तो क्या बनेगा आपके
पास हमेशा IOC ही बनने वाला है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लीज 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 डू नॉट यूज द टर्म स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड while explaining the VBT and स्पेशली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको CFT देने वाली है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं ये आपको CFT ने बताया है। मैंने बस आपको यहाँ पर कंपैरिजन के लिए बता दिया, क्योंकि आगे जाकर हम लोग CFT तो पढ़ने ही वाले हैं। तो ये आपके पास कुछ सिंपल सी कहानी होती है। आपने पढ़ लिया है कि अगर आपके पास D0 से D3 है तो IOC बनेगा, D8 से D10 है तो आपके पास क्या बनेगा, OOC बनेगा। अब D4 से D7 के बीच में आपके पास IOC भी बन सकता है और आपके पास OOC भी बन सकता है। लिगेंड का बिहेवियर आपको बताने वाला है कि आपके पास क्या बनेगा। तो बिहेवियर आपने आज पढ़ लिया है, कल मैं आपको साथ साथ यहाँ पर एग्जांपल्स भी कराने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है। आप करते नहीं हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में अगर आप इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड के साथ तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप अपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज ला सकें एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।